सार्जेंट अपने साथ हवलदार को लेकर चला गया। पीछे सिपाही पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद मारिया ने फिर से खर्राटे लेने शुरू कर दिए। अब जो सिपाही को खर्राटों की आवाज़ आई तो इसकी बेइख्तियार चीख निकल गई और वो कैबिन के दरवाजे के बाहर ही गिरा और बेहोश हो गया। आप पहले जान चुके हैं कि अंबर को नेपाल से बंगाल आते हुए माहीगीरों ने दरियाओं से निकाल लिया था। वो इनके पास ही एक झोंपड़े में रहने लगा था। उसने माहीगीर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया था कि वो बंगाल में अपने भाई नाग और बहन मारिया की तलाश में आया जो इनकलाब में कहीं खो गए हैं। अब वो वहाँ से कलकत्ते जाने की सोच रहा है। दूसरी तरफ नाग अकाब बनकर जा रहा था कि एक जगह पहाड़ियों में चकमा डाकू अकाबों के शिकार को निकला हुआ था। उसने जो देखा, एक सफ़ेद कलगी वाला अकाब आसमान पर उड़ता जा रहा है और बड़ी नीचे प्रवास कर रहा है, तो उसने तीर चलाकर अकाब को जख्मी कर दिया। अकाब नीचे गिर पड़ा। यह अकाब जो कि नाग था, जख्मी हालत में चकमा डाकू की कमीनगाह में है। उसका बाजू जख्मी है। डाकू उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। नाग जब तक कि उसका जख्म अच्छा ना हो जाए फिर से सांप नहीं बनना चाहता था, क्योंकि ऐसी सूरत में डाकू इसे फ़ौरन हलाक कर देते और कोई दूसरा जानवर या इंसान भी नहीं बन सकता था। उसकी वजह यह थी कि अकाब की शक्ल में तो ज़ख्म छोटा था, अगर वो इंसान या कोई दरिंदा बन जाए तो खुदा जाने ज़ख्म इस हिसाब से किस कदर मुहलिक और बड़ा हो जाए। नाग ने यही फैसला किया था कि जब तक वो पूरी तरह से सेहतयाब नहीं होगा अकाब की शक्ल में ही जिंदा रहेगा। अब एक इत्तेफाक होता है, एक रोज़ चकमा डाकू का एक साथी डाकू अकाब को हाथ पर बिठाए एक करीबी कस्बे में दवाई लगाने जा रहा था कि एक अंग्रेज़ शिकारी की अकाब पर नज़र पड़ गई। उसने डाकू को बुलाकर पूछा कि यह अकाब किसका है। डाकू ने बताया कि उसके मालिक का है, जो ज़मींदार है और जिसे अकाब पालने का शौक़ है। अंग्रेज़ शिकारी लंदन से शिकार करने आया था। वो वापस अपने वतन जा रहा था। उसे अकाब पसंद आ गया। सफ़ेद कलगी वाला अकाब बेहद नायाब होता है। उसने कहा कि क्या तुम्हारा मालिक इसे बेचना पसंद करेगा? मैं इसके मुंह मांगे दाम दे सकता हूँ। डाकू ने कहा, मैं अपने मालिक से बात करूँगा। शिकारी बोला, ठीक है, यहाँ डाक बंगले में मैं ठहरा हुआ हूँ। अगर तुम्हारा मालिक मान जाए तो इसे मेरे पास ले आना। डाकू ने जाकर चकमा सरदार से बात की। वो सोच में पड़ गया। फिर दाढ़ी को खुरचाकर कहने लगा, चलो मेरे साथ, मैं इस शिकारी से मिलूंगा। और वो डाक बंगले में आ गया। डाक बंगले में शिकारी अंग्रेज़ ने कहा, वेल मिस्टर ज़मींदार, हमको ये अकाब बड़ा पसंद आया है। अगर तुम चाहो तो हम तुमको इसका दाम 2000 पाउंड यानी 20,000 रुपये दे सकता है। चकमा डाकू की तो बाँचें खिल गई। जट बोला, साहब ये बड़ा कीमती अकाब है, मैंने बड़ी मेहनत से इसे पकड़ा है। अगर तुम मुझे 30,000 रुपया दे दो तो मैं इसे अभी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आखिर 25,000 रुपये पर सौदा हो गया। अकाब अंग्रेज़ शिकारी के हवाले कर दिया गया। शिकारी ने रुपये इसी वक्त अदा कर दिए। ये सौदा होते नाग भी देख रहा था। सोच रहा था, चलो एक सांगदिल डाकू से निजात मिली। जख्म कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा, फिर इस अंग्रेज़ शिकारी से भी निजात हासिल कर लूँगा। अंग्रेज़ शिकारी का नाम मिस्टर ग्रांट ले था। ये एक देर उम्र आदमी था जिसका शौक़ सिर्फ अकाब पालना और हाथी का शिकार खेलना था। वो 1 महीने से बंगाल के जंगलों में शिकार खेल रहा था और अब वापस वलायत जाने की तैयारियां कर रहा था। उसका जहाज़ कलकत्ते की बंदरगाह से 10 रोज़ बाद रवाना होने वाला था, जिसमें उसकी सीट बुक हो चुकी थी। इसकी नाक को खबर नहीं थी। मिस्टर ग्राउंड ने अकाब की मरहम पट्टी और देखभाल शुरू कर दी। जख्म काफ़ी गहरा था। तीर बाजू को चीरता हुआ निकल गया था। शिकारी ग्राउंडले की रवानगी की तारीख आ गई। उसने बोरिया बिस्तर बांधा और कलकत्ता आ गया। यहाँ वो एक सरकारी डाक बंगले में उतरा। उसने एक वलायती डॉक्टर से अकाब के ज़ख्म के बारे में बात की तो उसने कहा कि अकाब का ज़ख्म इसलिए अच्छा नहीं हो रहा कि वो हिलता जुलता रहता है। मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, वो अकाब को गोश्त में मिलाकर खिला दो। अकाब कम से कम 1 महीने तक बेहोश रहेगा। इस अरसे में वो बाकायदा सांस लेता रहेगा। तुम दवाई बाकायदगी से लगाते रहना। 1 महीने में ज़ख्म बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। शिकारी ग्रांटले ने पूछा, बड़ा कीमती अकाब है मेरा, इससे कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचेगा? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तजुर्बा 40 साल का है। मैंने इस दवाई से बड़े बड़े जानवरों के मुहलिक ज़ख्म अच्छे किए हैं। तुम बेफिक्र होकर अकाब को ये दवाई खिला दो। 1 महीने बाद वो इंग्लिस्तान की फ़िज़ाओं में उड़ रहा होगा। शिकारी ग्रांटले
दवाई लेकर डाक बंगले पर आ गया। शाम को इसका जहाज़ कलकत्ते से रवाना होने लगा था। उसने गोश्त में दवाई मिलाई और नाग को जाकर खिला दी। नाग को क्या मालूम था कि ये दवाई इस पर क्या असर करेगी। वो बड़े मज़े से इसे खा गया। कोई 10-15 मिनट बाद उसका सर चकराने लगा, आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी। वो पीतल की सलाख पर बैठा था। शिकारी ग्रैंडले ने नाग को गर्दन गिराते देखा तो आगे बढ़कर उसे थाम लिया। वो चौंक उठा, देखा तो वो बेहोश हो चुका था। शिकारी ग्रैंडले ने नाग के लिए बड़ा नरम नरम बिस्तर बना लिया था जिसमें सुंबल के तकिए लगे थे। अकाब को बड़ी शान से वहां लटा दिया गया। अकाब मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। शिकारी ग्रैंडले ने अपने नौकर को हदायत कर दी कि ठीक वक्त पर गोश्त की यखनी अकाब के मुंह में डाली जाए। हर रोज़ सुबह शाम उसे गर्म पानी से साफ किया जाए और रोज़ाना सुबह के वक्त जख्म की पट्टी बदली जाया करेगी। अकाब यानी नाग बेहोश पर रहा था। उसे कोई खबर ना थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत बड़े जहाज़ में सवार हो चुका है जो लंदन जा रहा है। इस रोज़ शाम को जहाज़ ने आखिरी विसल दी और कई अंग्रेज़ मर्दों, औरतों, बच्चों को साथ लेकर बंगाल के दरियाए हैगली में तैरता हुआ वलायत की तरफ रवाना हो गया। ये काफ़ी बड़ा जहाज़ था। इसमें ऐसे अंग्रेज़ ताजर भी सवार थे जो गदर के बाद हिंदुस्तान से कई मन सोना, जेवरात, हीरे जवाहरात, मुगलिया बादशाहों के महल और ओत के शाही महलात से लूटकर इंग्लिस्तान जा रहे थे। यह जवाहरात और सोना बड़े बड़े संदूकों में बंद था और जहाज़ के नीचे वाले तहखानों में रखा हुआ था। जहाज़ के कप्तान को इन लूट मार के जवाहरात और सोने की हिफाजत के लिए काफ़ी रिश्वत दे रखी थी। चुनाचा कप्तान ने तहखानों की चाबियां खास अपनी जेब में रखी हुई थीं ताकि इसके सिवा दूसरा कोई भी इन हीरे जवाहरात और सोने के जवाहरात से भरे हुए संदूकों के पास ना पहुंच सके। ये लोग इंग्लिस्तान में गरीबी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन अब करोड़ों रुपये का सोना और जवाहरात लूट कर ले जा रहे थे और बड़े खुश थे। दिल में बेचैनी सी लगी थी कि काश वो उड़कर अपने सामान के साथ इंग्लिस्तान पहुंच जाए। लेकिन इस ज़माने में बड़े जहाज़ कोयले से चला करते थे और इनकी रफ्तार बहुत सुस्त होती थी। बस आहिस्ता आहिस्ता समंदर में चलते रहा करते थे। प्यारे लिसनर्स, इस जहाज़ को तो हमने इंग्लिस्तान की तरफ जाते हुए इसी जगह यानी समंदर में छोड़ते हैं और वापस चलकर मारिया की खबर लेते हैं कि वह किस हाल में है। मारिया जिस जहाज़ में ज़मान खान के साथ सफ़र कर रही थी वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। कलकत्ते की बंदरगाह में पहुंचने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए थे। जहाज़ के कप्तान ने कलकत्ते की पुलिस को कबूतर के ज़रिए पैगाम भिजवा दिया था कि जेल से भागा हुआ मफरूर कातिल ज़मान खान पकड़ा जा चुका है और जहाज़ के हवालात में है। चुनाचा कलकत्ते की पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने का बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त कर रखा था। जिस रोज़ जहाज़ को बंदरगाह पर आकर लगना था इसी रोज़ वहाँ पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद थी। जहाज़ अब इस समंदर में ही था कि मारिया जहाज़ की निचली मंजिल में उतरकर हवालात में ज़मान खान के पास गई। उसने उसे बुलाकर कहा, किसी बात पर घबराना नहीं है। यहाँ से मैंने तुम्हें फरार करवाने की कोशिश की तो ज़बरदस्त कत्ल खून रेजी का खतरा है। हो सकता है इस लड़ाई में कोई पुलिस वाला तुम पर इस ख्याल से गोली चला दे कि तुम कहीं भाग ना जाओ। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम बड़े इत्मीनान से पुलिस की हिफाजत में चले जाओ। ये लोग शहर में तुम्हें जिस मुकाम पर कैद करके रखेंगे मैं वहीं से तुम्हें निकाल कर ले जाऊंगी। ज़मान खान बोला, ठीक है बहन मारिया, मैं हर हालत में मुतमईन और खुश हूँ। तुम जैसा कहोगी वैसे ही करूँगा। जहाज़ बंदरगाह पर आकर लग गया। एकदम से पुलिस ने वहां घेरा डाल लिया। किसी मुसाफिर को नीचे उतरने की इजाज़त नहीं थी। सीढ़ी लगा दी गई। ज़मान खान को जंजीरों और बेड़ियों में जकड़कर बंदूक बरादर पुलिस की हिफाजत में जहाज़ से उतारकर एक घोड़ा गाड़ी में बंद कर दिया गया और घोड़ा गाड़ी बड़ी तेज़ी से अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गई। यह मंजिल कलकत्ता शहर का लाल खूनी बुरुज था। यह बुरुज शहर से दूर एक झील के किनारे मिट्टी के टेले पर बना हुआ था। मारिया घोड़ा गाड़ी में ज़मान के साथ लाल बुरुज तक गई। ज़मान खान को यहाँ एक कोठरी में बंद कर दिया गया। बाहर बंदूक बरादर सिपाही पहरा देने लगे। ये कोठरी फांसी पाने वाले कातिलों के लिए मखसूस थी। उसका एक ही दरवाज़ा जिस पर लोहे का मोटी सलाखों वाला जंगला चढ़ा हुआ था। पीछे एक रोशनदान था जो छोटा सा था और इसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। मारिया कोठरी के बाहर खड़ी वहाँ का जायज़ा लेती रही। फिर उसने खास सीटी बजाकर ज़मान खान को इतला कर दी कि फ़िक्र ना करो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसके बाद वो लाल बुरुज से निकलकर झील किनारे आकर बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी कि ज़मान खान को लाल बुरुज से निकालने की क्या तरकीब की जाए। उसे यकीन था कि अंग्रेज़ अब ज़्यादा वक्त नहीं देगा।
और जमान खान को आज नहीं तो कल फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके ख्याल में सिर्फ आज की रात ही बाकी थी। जो कुछ उसे करना था आज की रात में ही करना था। वो सोचती रही, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोपहर गुजरती जा रही थी। आखिर वो वहाँ से उठी और करीबी बस्ती में आ गई। यहाँ एक मंदिर उसे नजर आया जिसमें किसी देवी की पूजा हो रही थी। मारिया मंदिर में दाखिल हो गई। औरतें और मर्द पूजा पाठ कर रहे थे। पुजारी बैठा बड़े मज़े से भजन गा रहा था। मारिया के दिमाग में एक तरकीब आई। जब पूजा खत्म हुई और पुजारी अकेला रह गया तो मारिया चुपके से देवी के बुत के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसने एक जलते हुए दिए को उठाकर जरा ऊपर रख दिया। पुजारी ने जो दिए को अपने आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जाते देखा तो शशदर होकर रह गया। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हाय देवी गंगा मैया, जय हो तेरी, जय हो तेरी। तीर ठीक निशाने पर लगा था। मारिया ने बारी सी आवाज़ निकाल कर कहा, सुनो पुजारी, मैं देवी गंगा मैया बोल रही हूँ। पुजारी तो थर थर कांपने लगा। झट से सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, हाय गंगा मैया, मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मैं पूजा के हिसाब में गड़बड़ करता था, मुझे माफ़ कर दे। मारिया ने कहा कि सीधे होकर बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। मैं एक ख़ास मकसद लेकर यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया है। सुनो, इस शहर में हमारा एक देशभक्त, हमारा एक भाई अंग्रेज़ों की कैद में है। इसे मैं बचाकर यहाँ मंदिर में लाऊंगी। तुम्हारा फ़र्ज़ होगा कि इसे ऐसी जगह छुपाओ जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। इसके खाने पीने का ख्याल रखो और जब तक हुक्म ना दूँ इसे इसी जगह पर रहने दो। पुजारी ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म देवी गंगा मियाँ, मैं देशभक्त जी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। वो कब आएगा? देवी, आज रात किसी वक्त वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। पुजारी ने रुक रुक कर कहा, हैं गंगा मियाँ, मेरी एक गर्ज भी सुन लो। कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? मारिया ने कहा। पुजारी बोला, गंगा मियाँ, पूजा की दक्षिणा से गुजारा नहीं होता। बड़ी तंगी के दिन आगे हैं, कुछ मेहरबानी करो मेरे हाल पर। मारिया हंस पड़ी। बड़ा मकार था ये पुजारी, अपना मतलब नहीं भूला था। मारिया हंस पड़ी। उसने कहा, फिक्र ना करो, तुम्हारा भी बंदोबस्त हो जाएगा। मारिया वहाँ से निकलकर सीधी झील के पार लाल बुर्ज की दीवार के करीब आकर रुक गई। दीवार की पिछली जानिब लाल बुर्ज का रोशनदान ऊपर नजर आ रहा था। अगर जमान खान इस रोशनदान के साथ वाली दीवार से उतरकर यहाँ आ जाए तो इसे रात के अंधेरे में फरार किया जा सकता था, क्योंकि सामने वाले दरवाजों और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आना मुश्किल था। कदम कदम पर बंदूकों का पहरा था। मारिया किस किस को हलाक करती। वो लाल बुर्ज की इमारत में आ गई। उसे किसी ने ना देखा। वो ऊपर वाली मंजिल में आकर एक कमरे में दाखिल हुई जहाँ पुराना सामान पड़ा था। यहाँ उसे एक मजबूत रस्सी मिल गई। मारिया ने रस्सी उठाकर अपने कंधे पर रखी और इसे भी ऊपर वाली मंजिल में आ गई। ये लाल बुर्ज की सबसे आखिरी मंजिल थी और इस मंजिल की एक अंधेरी कोठरी में जमान खान कैद था। यहाँ उसे सिपाहियों की बातों से मालूम हुआ है कि आज ही रात पिछले पहर जमान खान को फांसी दी जाने वाली थी। वो ठीक वक्त पर आई थी। वो कोठरी के पीछे दीवार की मंडेर पर आकर रुक गई। नीचे खाई नजर आ रही थी। मारिया ने एक जगह रस्सी छुपा कर रखी थी और रात के अंधेरे का इंतजार करने लगी। इस अरसे में कोठरी के बाहर आकर इसने सीटी बजाकर जमान खान को अपनी मौजूदगी से बाखबर किया। जमान खान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चौंक कर उसने सलाखों वाले दरवाजे की तरफ देखा। पहरेदारों ने भी इधर उधर निगाह दौड़ाई कि ये सीटी किसने बजाई थी, लेकिन वो तो कभी मारिया को देख ही ना सकते थे। मारिया ने एक बार फिर सीटी बजाई। पहरेदार अब स्टूल से उठकर पीछे जाकर देखने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो ज़रा पड़े गया तो मारिया ने मौका गनीमत जानकर सरगोशी में कहा, आज रात जमान। ठीक है मारिया बहन। पहरेदार लपक कर कोठरी के आगे आकर खड़ा हो गया। उसने शायद आवाज़ सुन ली थी। जमान खान की तरफ देखकर बोला, वेल, तुमने किससे बात किया कैदी? जमान खान ने बेनियाजी से कहा, अपने आप से। मैं अपने आप से बातें कर रहा था। क्या करूं, यहाँ तो कोई बात करने वाला नहीं। फिर मजबूरन मुझे अपने आप से बातें करना पड़ती हैं। पहरेदार को यकीन न आया, फिर भी चूंकि वहाँ और कोई भी नहीं था इसलिए वो मुतमिन सा होकर अपनी जगह पर पहरा देने लगा। रात हो गई। लाल बुर्ज की कोठरियों में लैंप रोशन हो गए, मगर जमान खान की कोठरी में अंधेरा था। सिर्फ कोठरी से बाहर एक ताक में पहरेदार के सर के ऊपर लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी बड़ी नाकाफी थी। उधर फांसी घर में जमान खान को फांसी पर चढ़ाने की तैयारियां हो रही थीं। मारिया एक कमरे के करीब से गुजरी तो देखा कि उसका दरवाज़ा खुला है। उसने यूं ही अंदर जाकर देखा, एक तरफ दीवार के साथ पादरियों वाला लंबा चोगा और टोपी लटक रही थी। मारिया को एक ख्याल आया। उसने जल्दी से वो चोगा टोपी उतार कर संभाली और जमान खान की कोठरी के पास आ गई।
सिपाही पहरे पर चाकू चुबंद खड़ा था। मारिया ने सीटी बजाकर जमान खान को खबरदार कर दिया। वो होशियार होकर बैठ गया, समझ गया कि मारिया आ गई है और अमल करने का वक्त आ गया है। सिपाही फिर से चौंका कि ये सीटी किसने बजाई है। मारिया ने एक बार फिर सीटी बजाई। अब सिपाही ने झांककर कोठरी में देखा, यही हमले का वक्त था। मारिया ने सिपाही को जोर से लात मारी और सलाखों से वो जाकर गिरा दूर। बंदूक उसके हाथ से गिर पड़ी। मारिया ने बंदूक उठाकर सिपाही की गर्दन पर रखी और कहा, दरवाज़ा खोलो, खबरदार अगर शोर मचाया तो मैं बंदूक चलाकर तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। सिपाही कांपने लगा। इसे ना तो बंदूक नजर आ रही थी और ना बंदूक वाली। हाँ, बंदूक की ठंडी नाली इसकी गर्दन पर जरूर लगी थी। वो पत्थर सा बनकर रह गया। मारिया ने बंदूक उसकी गर्दन में चुभोकर कहा, जल्दी करो नहीं तो मैं फायर कर दूंगी। जो मैं कहती हूँ इस पर अमल करो, जल्दी खोलो दरवाज़ा। सिपाही ने चाबी निकाल कर दरवाज़ा खोल दिया। मारिया बंदूक के सहारे सिपाही को कोठरी के अंदर ले गई। अंदर जाकर उसने जोर से बंदूक का बट सिपाही के सर पर दे मारा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जमान सिपाही की जेब से चाबी निकालकर जंजीरों के ताले खोल दो, जल्दी करो, वक़्त कम है। जमान खान ने हाथ आगे बढ़ाकर सिपाही की जेब से चाबी निकालकर जंजीरों के ताले खोलने शुरू कर दिए। इस दौरान में मारिया बंदूक लिए सलाखों वाले खुले दरवाजे के पास खड़ी रही कि अगर कोई उधर आ गया तो इससे भी निमट सकेगी। थोड़ी देर बाद जमान खान जंजीरों से आज़ाद हो गया। मारिया ने पादरियों वाला लिबादा और टोपी उसकी तरफ फेंक कर कहा, यह लिबास पहनकर पादरी बन जाओ और खामोशी से सर झुकाए बाहर निकलते चलो। कोई पूछे तो सर झुकाकर सलाम करते गुजर जाना। जमान खान ने लिबादा पहनकर टोपी सर पर ओढ़ ली। वो बिल्कुल पादरी बन गया और कोठरी से निकलकर तरीक रास्ते से गुजरने लगा। मारिया बंदूक संभाले उसके पीछे पीछे थी। जब वो दहलान में आया तो एक सिपाही उसके करीब आ गया। फादर, आपको किसकी तलाश है? जमान खान ने सर झुकाकर सलाम किया और आगे गुजरने लगा कि सिपाही को कुछ शक सा हुआ। उसने झुककर पादरी को देखा और चौंक कर बोला, तुम कहती? ये लफ्ज़ उसके मुंह में ही था कि पीछे से उसके सर पर बंदूक का दस्ता पड़ा और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उधर जमान खान, उधर दीवार की तरफ, वहाँ मैंने रस्सी छुपा रखी है। जमान खान ने रस्सी निकालकर बुर्ज के एक कैंगड़े से बांध दी और नीचे फेंक दी। मारिया ने कहा, ये लो बंदूक, इसे लिबादे में छुपा लो। तुम नीचे उतरकर झील किनारे वाले दरख्तों में मेरा इंतजार करो, मैं सीढ़ियों से उतर कर आती हूँ। जमान खान ने बंदूक अपने लिबादे में छुपा ली और रस्सी के जरिए नीचे खाई में उतरने लगा। मारिया तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर दूसरी और फिर नीचे वाली मंजिल पर आ गई। अभी तक वहाँ किसी को नहीं पता चला था कि जिस मुजरिम को उन्हें रात के पिछले पहर फांसी देनी है वो फरार हो गया है। दरवाजे के पास मारिया ने एक अफसर और जलाद और पादरी को देखा कि वो जमान खान को फांसी देने के लिए अंदर जा रहे थे। मारिया लपक कर झील वाले दरख्तों के झुंड में आ गई और जमान खान उसका इंतजार कर रहा था। मारिया ने उसे साथ लिया और झील के दूसरे किनारे वाले मंदिर में आ गई। पुजारी अभी तक देवी के बुत के आगे सर झुकाए बैठा था। मारिया ने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया। पुजारी ने सर उठाकर अपने सामने एक पादरी को देखा तो हैरानी से पूछा, फादर, आप इस वक्त कैसे तशरीफ़ लाए हैं? इससे पहले कि जमान खान कोई जवाब दे, मारिया ने कहा, पुजारी, यही वो देश भगत है जिसकी हिफाजत के लिए मैंने तुम्हें कहा था। इसे कहीं छुपा दो, मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगी। मैं देवी गंगा मैया बोल रही हूँ। पुजारी बड़े अदब से सर झुकाकर उठा और जमान खान से बोला, देश भगत जी, मेरे साथ आ जाइए। जमान खान को साथ लेकर पुजारी मंदिर की सबसे पिछड़ी कोठरी में चला गया। यहाँ फर्श पर एक जगह से पत्थर की सील हटाई तो नीचे तहखाने में सीढ़ियाँ जाती थीं। पुजारी ने अदब से कहा, महाराज, नीचे तहखाने में चले जाएं। यहाँ अगर आप सारी ज़िंदगी भी गुजार दें तो किसी को कानो कान खबर ना होगी। आपको हर शय नीचे पहुँचती रहेगी। जमान खान नीचे उतर गया। मारिया ने कहा, पुजारी, तुम अभी ऊपर ही खड़े रहो, मैं खुद नीचे जाकर देखती हूँ कि जगह कैसी है। जो हुक्म गंगा मैया, पुजारी ने झुककर कहा। तहखाना बड़ा महफूज था, तंग सी जगह थी। ज़मीन पर बिस्तर लगा था, एक खिड़की भी थी जिससे खुदा जाने कहाँ से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही थी। मारिया ने जमान खान से कहा, अब तुम यहाँ इत्मीनान के साथ इस वक्त तक रहो जब तक मैं तुम्हारे लिए किसी काफिले के साथ रवाना होने का बंदोबस्त नहीं कर लेती। फिर तुम काफिले के साथ अपने गैर इलाके की तरफ रवाना हो जाना। क्या वहाँ पहुंचकर तुम इन दुश्मनों से महफूज रहोगे? जमान खान कहने लगा, वहाँ पहुंचकर मुझे किसी की परवाह नहीं होगी। गैर इलाके में अंग्रेज़ का बाप भी कदम नहीं रख सकता। मारिया ने बाहर आकर अपने सामने पुजारी से सील फर्श पर लिखवाई और उसे
ताकीद की कि वो देशभगत की खास तौर पर खैरगिरी करे और किसी को कानो कान खबर ना हो कि वो वहाँ छुपा हुआ है। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया, मेरी जान भी चले जाएगी मगर देशभगत पर आंच नहीं आने दूंगा। मारिया ने जाते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैं बंदोबस्त कर दूंगी। मारिया मंदिर से बाहर एक जगह घास पर लेट गई। रात तो गुजरे, थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। आंख इस वक्त खुली जब आसमान पर सूरज चमक रहा था। उसने उठकर मंदिर की बावली पर मुंह हाथ धोया। वहीं प्रसाद वगैरह तकसीम हो रहा था। प्रसाद खाया और शहर के मगरबी किनारे पर आ गई। उसने पुजारी से कहा, इन तमाम इलाकों की मालूमात हासिल कर ली थी जहाँ से काफिले ऊँटों, घोड़ों और बैलगाड़ियों पर सुबह सरहद की जानिब रवाना होते थे। उसे पता चला कि एक काफिला 2 रोज़ बाद रवाना होने वाला है। उसने देखा कि शहर में पुलिस जगह जगह गश्त कर रही थी। मफरूर कैदी जमान खान की तलाश में फ़ौज और पुलिस हर जगह छापे मार रही थी। उसके दिल में ख्याल आया कि यहाँ से ज़मान खान को काफिले के साथ रवाना करना खतरनाक बात हो सकती है, क्योंकि ऐसा ना किया जाए कि ज़मान आगे किसी शहर में आकर इस काफिले में शरीक हो जाए। वो वापस मंदिर में आ गई। यहाँ उसने ज़मान से बात की। उसने भी इस ख्याल को पसंद किया। अब उसने पुजारी को हुक्म दिया कि वो 2 आला नस्ल के घोड़ों का बंदोबस्त करे। इसके लिए मानिया ने पुजारी को कुछ सोना दिया था। ये सोना मानिया ने जहाज़ के कप्तान के कैबिन से हासिल किया था और किसी ऐसी मुश्किल वक़्त के लिए छुपा कर रखा था। थोड़ी देर बाद पुजारी 2 घोड़े खरीद कर ले आया जिन पर जैन वगैरह कसी हुई थी। जब शाम गहरी हो गई और रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो मारिया ने ज़मान को साथ लिया, इसे पादरियों का लिबास पहुंचाया और शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गई। दरिया अबूर करके वो बड़ी सड़क पर हो गए। यह सड़क कलकत्ते से सीधी सरहद के इलाके को जाती थी और बड़ी पुरानी सड़क थी। काफिले इसी कच्ची सड़क पर सफ़र किया करते थे। आधी रात तक वो घोड़े पर सफ़र करते रहे। रास्ते में एक जगह कुछ अंग्रेज़ फौजी पड़ताल कर रहे थे। उन्होंने पादरी को घोड़े पर सवार देखा तो रास्ता छोड़ दिया। एक घोड़ा उसके साथ खाली था, लेकिन असल में इस पर मारिया सवार थी जो उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। एक फौजी ने पूछा, फादर, ये खाली घोड़ा किस लिए है? ज़मान ने कहा, जब मेरा ये घोड़ा बोझ उठाकर थक जाएगा तो मैं इस घोड़े पर सवार हो जाऊंगा। खुदा हाफिज। ये पड़ाव भी गुजर गया। ये इसका शहर की जानिब से आखिरी पड़ाव और पोस्ट थी। दूसरे रोज़ वो एक शहर में पहुंच गए। मारिया ने ज़मान से कान में कहा, भाई, अब मेरा वादा पूरा हो गया। मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई अंबर और नाग को तलाश करना है। तुम यहाँ से अपने वतन की तरफ जाओ। उम्मीद है तुम्हारा सफ़र हिफाजत से कट जाएगा। रास्ते में अब कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। आगे जाकर तुम काफिले में शामिल हो जाना। ज़मान खान ने मारिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और घोड़ा आगे बढ़ा दिया। मारिया वहाँ से पीछे की तरफ चल दी। जब वो पोस्ट पर पहुंची तो फौजियों ने देखा कि फादर का घोड़ा अकेला ही वापस आ रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर घोड़े को पकड़ना चाहा तो मारिया ने इसे चाबुक मारकर दुरा दिया। एक फौजी ने अपना घोड़ा पीछे लगा दिया। बाकी खड़े हंसते रहे। उन्हें यकीन था कि उनका साथी फादर के खाली घोड़े को ज़रूर पकड़ कर ले आएगा। काफ़ी दूर तक कच्ची सड़क पर घोड़ा दौड़ लगी रही। मारिया घोड़े को लेकर सड़क से हटकर एक जंगल में दाखिल हो गई। कम वक्त अंग्रेज़ फौजी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसने भी घोड़ा पीछे डाल दिया और जंगल में दाखिल हो गया। मारिया ने एक मुद्दत के बाद घुड़सवारी की थी। वो थक गई थी। आखिर एक जगह रुक कर वो नीचे उतर आई। घोड़े को अपने पास ही रखना चाहती थी। इसे शहर कलकत्ते तक पहुंचने के लिए घोड़े की अशद ज़रूरत थी। वो कभी गवारा नहीं कर सकती थी कि वो अंग्रेज़ फौजी घोड़ा ले जाए। अंग्रेज़ी फौजी भी घोड़े से उतर पड़ा और मारिया के घोड़े की तरफ बढ़ा। मारिया ने ज़ोर से चीख मारी। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर घोड़ा बदक गया। अंग्रेज़ फौजी पर दहशत तारी हो गई। मारिया ने भयानक आवाज़ में कहा, वापस भाग जाओ नहीं तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। मैं इस इलाके की सबसे खौफनाक चुड़ैल हूँ। अंग्रेज़ फौजी खुदा जाने कहाँ से हिम्मत कर अपने घोड़े पर सवार हुआ और ऐसे पीछे भागा कि मुड़कर भी ना देखा। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला सर से टली और घोड़े पर सवार होकर शहर कलकत्ता की तरफ रवाना हो गई। कहीं कहीं मछली और लैंप रोशन हो गए थे। वो कहाँ जाए, इसे पुजारी का ख्याल आ गया। पुजारी का मंदिर आइश के लिए मौजूद रहेगा। चुनांचे वो इस मंदिर में आई। इसने अपने लिए तय खाना चुन लिया। दिन भर वो शहर में घूम फिर कर अंबर और नाग को तलाश करती और रात को तय खाने में आकर सो जाती। तीसरे रोज़ की बात है। शायद मंदिर से किसी ने मुखबरी कर दी। पुलिस सर्जेंट ने आगे बढ़कर मंदिर का दरवाज़ा लात मार कर खोल दिया। पुजारी हाथ बांध कर खड़ा हो गया। हमें मालूम हुआ है कि मफरूर कातिल ज़मान खान को तुमने यहाँ किसी तय खाने में छुपा रखा है। हम तलाशी लेने आए हैं।
सार्जेंट पुलिस के साथ अंदर दाखिल हो गया। पुजारी ने कहा, साहब ये गंगा मैया का मंदिर है, यहाँ कोई मफरूर कातिल नहीं है। मंदिर की तौहीन करना पाप है। गंगा मैया आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। सार्जेंट गोरा था, उसने हंटर जोर से पुजारी की गर्दन पर मारकर कहा, शट अप यू फूल। सिपाही मंदिर की तलाशी लेने लगे। आखिर उन्हें एक जगह फर्श जरा सा उखड़ा हुआ नजर आ गया। उन्होंने सील हटाई तो नीचे तहखाना था। सार्जेंट ने पुजारी की तरफ देखकर कहा, अब भी हम तुमको तुम्हारे झूठ की सजा देगा। तुमने इसी तहखाने में कातिल लोग छुपा रखा है। पुजारी बोला, सरकार यहाँ तो मैं खुद रहता हूँ, तहखाना तो बिल्कुल खाली है, बेशक जाकर देख लें, अभी मालूम हो जाएगा। सार्जेंट ने एक सिपाही को तहखाने में भेजा। मारिया तहखाने में आराम कर रही थी। शोर सुनकर उठ बैठी और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। पुलिस के सिपाहियों को देखा तो समझ गई कि ये लोग जमान खान की तलाश में आए हैं। सिपाही ने मशल रोशन कर दी थी और वह कोने कोने में छुप कर देख रहा था। उसने आवाज़ दी, सर यहाँ कोई नहीं है। सार्जेंट ने ऊपर ही से कहा, गौर से देखो हवालदार, कातिल यही कहीं छुपा हुआ है। सिपाही ने और ज़्यादा चीज़ों को उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। मारिया कभी इस कोने में हो जाती, कभी उस कोने में, इस ख्याल से कि कहीं वो सिपाही के साथ टकरा ना जाए। सिपाही जब दूसरी बार सारे तहखाने की तलाशी ले चुका, इसे कुछ ना मिला तो मुंह ऊपर कर बोला, सर तहखाने में कुछ भी नहीं है। ठीक है हवलदार, ऊपर आ जाओ। सिपाही सार्जेंट घोड़े के हुक्म पर तहखाने से बाहर आ गया। अब सारी मुसीबत पुजारी पर आ गई थी। घोड़े सार्जेंट ने पुजारी को पकड़कर साथ लिया। चलो थाने चलो, वहाँ जाकर तुमसे पूछेगा और तुम खुद ब खुद हमको बता देगा कि तुमने कातिल जमान खान को कहाँ छुपा रखा है। मंदिर के सारे लोग पुजारी को मायूसी से देखते रह गए। पुजारी ने मुश्किल वक्त में मारिया का साथ दिया था, अब इसे अकेला छोड़ देना किसी तरह भी मुनासिब ना था। मारिया उसी वक्त सिपाहियों की गार्ड के साथ हो गई। पुजारी को थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया और बाहर पहरा लगा दिया गया, मगर यहाँ सिपाही खड़ा था। मारिया चुपके से जंगले के साथ लगकर खड़ी हो गई और इसने सरगोशी में पुजारी को आवाज़ देकर कहा, सुनो पुजारी, मेरी बात गौर से सुनो और खबरदार अपनी जगह से बिल्कुल ना हिलना, नहीं तो पहरेदार को शक पड़ जाएगा। मैं गंगा मैया हूँ और तुम्हारी मदद को आई हूँ। तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगी। पुजारी ने हाथ बंद कर कहा, हाय गंगा मैया, हाय गंगा मैया, मेरी मदद करना। घोड़ के पहरेदार ने उसे डांट कर कहा, क्यों बे, क्या बकता है। पुजारी ने कहा, सरकार अपनी देवी जी के आगे मदद की भीख मांग रहा हूँ। घोड़ के पहरेदार ने डांटा, बस बस खामोश रह, नहीं तो अभी पेश कर देगा। मारिया थाने में एक तरफ दरख्तों के नीचे बेंच पर बैठ गई कि देखते हैं अब इसके साथ क्या सलूक होता है। इतने में एक सिपाही आया और पुजारी को पकड़कर ऊपर वाली मंजिल के कमरे में ले गया। मारिया भी उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गई। यहाँ जमीन पर सफ बिछी थी, एक स्टूल और एक कुर्सी पड़ी थी। गोरा सार्जेंट एक तरफ खड़ा था, सामने एक मोटा हिंदू थानेदार अदब से खड़ा था। सार्जेंट ने कहा, वेल पांडे जी, इस पुजारी को इतना मारो कि ये खुद ब खुद अपने मुंह से बक दे कि जमान खान को इसने कहाँ छुपाया है। पांडे ने सल्यूट मारकर कहा, फिक्र न करें साहब, अभी इसका मैं बड़कस निकाल देता हूँ। सार्जेंट चला गया तो मोटी तोंद वाले हिंदू थानेदार ने पुजारी की तरफ देखकर कहा, क्यों बे हरामी, बताता है कि नहीं। और एक ऐसी लात मारी कि पुजारी की पसलियों में मारी कि वो हाय कहकर फर्श पर धोड़ा हो गया। ऊपर से 2-3 गूंसे और थानेदार ने झाड़ दिए। पुजारी तो दर्द की शिद्दत से कढ़ाने लगा। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि ये जालिम थानेदार तो पुजारी को हला कर देगा। उसने आगे बढ़कर एक ऐसा जनाटेदार थप्पड़ थानेदार के मुंह पर मारा कि उसकी पगड़ी खुलकर दूर जा पड़ी। थानेदार चकाचौंध से होकर जमीन पर बैठ गया। कौन है? मारिया ने बुलंद आवाज से कहा, संगदिल इंसान, मैं देवी गंगा हूँ और अपने मंदिर के पुजारी की मदद करने आई हूँ। उठ और पुजारी से माफी मांग। थानेदार ने हाथ बांध कर कहा, गंगा देवी? मारिया ने रौबदार आवाज में कहा, हाँ गंगा देवी, और एक जबरदस्त लात मोटे थानेदार के पेट पर मारी। हिंदू बौखला उठा। जल्दी से उठकर उसने पुजारी को उठाकर बिठाया, उसका पेट सहलाया और कहा, भाई भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मारिया ने कहा, इस तरह तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम्हें मेरे पुजारी को यहाँ से फरार करवाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे खानदान को तबाह कर दूंगी। थानेदार की घिघी बंद गई। बोला कि मेरी नौकरी का सवाल है देवी। मारिया ने कहा, पुजारी की जिंदगी का सवाल है, चल इसे लेकर थाने से बाहर निकल, फिर मैं जानू मेरा काम जाने। थानेदार हिंदू जो था वो बादल न खास्ता उठा और पुजारी को साथ लेकर थाने के सहन में आ गया। एक सिपाही ने पूछा, इसे कहाँ लिए जा रहे हो पांडे जी?
हिंदू थानेदार हकलाकर बोला, जरा यूं ही, जरा बाहर वो मौके पर ले जा रहा हूँ। थानेदार उससे बाहर आकर मारिया ने कहा, अब वापस भाग जाओ और खबरदार पीछे मुड़कर हरगिज हरगिज ना देखना। चलो भागो यहाँ से। और मारिया ने उसकी पीठ पर एक लात मार दी। हिंदू मोटा थानेदार थाने की तरफ भाग गया। मारिया ने पुजारी को साथ लिया और मंदिर की तरफ आ गई। सार्जेंट और मारिया का मुकाबला। मारिया ने अंबर को कहाँ तलाश किया। नाग जिस जहाज में सफर कर रहा था इस पर क्या गुजरी? क्या वो हीरा जवाहरात और सोने के संदूक के साथ इंग्लिस्तान पहुंच सका? क्या नाग मारिया और अंबर से मिला? ये आप इस नावल की अगली किस्त पर मुलाहिजा कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड।